नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 32 का पार्ट 3 करेंगे। चैप्टर है आपका फिक्स इनकम मार्केट, डेट एंड बॉन्ड मार्केट के बारे में। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे भाई कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ऑक्शन कैसे किया जाता है, क्या-क्या तरीके अवेलेबल हैं, प्राइमरी डीलर किसे कहते हैं और साथ ही साथ में फिम्डा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिम्डा होता है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी पढ़ने में आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हाँ, चल क्या रहा है। जो भी इन्होंने मैकमिलन ने जो लैंग्वेज लिखी हुई है सर, थोड़ी सरल कम है, बहुत ही कठिन भाषा का प्रयोग ये करते हैं, चीज़ें क्लियर कम ही होती हैं। ऐसे में इसको पढ़ाने के लिए ना मुझे भी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है, विश्वास मानिए, है ना? क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट भाषा में निपटाना चाहते हैं। ऑक्शन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की हम बात करेंगे। एज स्टेटेड अर्लियर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इशूड थ्रू ऑक्शन, मल्टीपल प्राइस ऑक्शन, यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन व्हिच आर कंडक्टेड बाय आरबीआई। तो पहले भी बात हो चुकी है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अगर इशू किया जाता है तो वो नीलामी के जरिए, बोली नीलामी, बिड के जरिए, ऑक्शन के जरिए किया जाता है। अब नीलामी दो तरीके की होती है, फिक्स्ड प्राइस यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन और मल्टीपल प्राइस ऑक्शन। दोनों के बारे में मैं बता चुका हूँ। यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन का मतलब ये होता है कि बिड अमाउंट चाहे जो रखिए, किसी ने बोला हम 101 में खरीदेंगे, किसी ने 102 बोला, किसी ने 105 बोला और मान लीजिए कट ऑफ प्राइस 102 रुपए डिसाइड होता है, तो सबको 102 रुपए ही पे करने होंगे। ये भी 102 पे करेंगे, ये भी 102 पे करेंगे, ये भी 102 पे करेंगे। दैट इज यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन। मल्टीपल प्राइस ऑक्शन में ये चीज़ नहीं होती है। अगर कट ऑफ प्राइस मान लीजिए 102 रुपए डिसाइड हुआ है, 102 रुपए, तो अगर किसी ने 101 लिखा है तो 101 पे करेगा, किसी ने 105 कहा है तो 105 पे करेगा। जो जिसने बिड किया है प्राइस, उसी प्राइस पर उसको ट्रेजरी बिल या गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी पड़ती है, ठीक है? और ये ऑक्शन कौन करता है? आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ऑक्शन करी जाती है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कौन-कौन इन्वेस्ट कर सकता है? तो ये बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। ये पूरी लिस्ट है कि कौन-कौन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बी मेड बाय एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। कोई भी व्यक्ति जो हमारे देश में रहता हो, इसमें फर्म, कंपनी, कॉर्पोरेट बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविडेंट फंड, ट्रस्ट, नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एफपीआई, जो रजिस्टर्ड है विथ सेबी एंड approved by Reserve Bank of India and other person not resident in India as specified by RBI with the prior approval of Government of India। तो ये सब होते हैं। देखो, यहाँ तक तो कोई कंसर्न है ही नहीं, ये सभी के सभी जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, सभी के सभी कर सकते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी कर सकते हैं, लेकिन उनका एफपीआई का सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी है और अप्रूवल मिला हुआ हो उस एफपीआई को आरबीआई से कि हाँ तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकते हो। इसके अलावा अदर पर्सन जो रेजिडेंट नहीं है इंडिया में, अगर आरबीआई उन्हें अलाउ करता है तो वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद सकते। फॉरेन सेंट्रल बैंक हमने देखा था, नेपाल राष्ट्र बैंक हो गया, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान हो गई, तो वही है। फॉरेन सेंट्रल बैंक will also be eligible to invest in the government security subject to the terms and condition stipulated by RBI in consultation with the Reserve Bank of India, Government of India in scheme of rupee investment by foreign central bank। तो मतलब फॉरेन सेंट्रल बैंक भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि उसके लिए गाइडलाइन आरबीआई की फॉलो करनी पड़ेगी। आरबीआई गाइडलाइन डिसाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प लेता है और इसके लिए स्कीम लाता है, स्कीम फॉर रूपी इन्वेस्टमेंट बाई फॉरेन सेंट्रल बैंक। हमने देखा हुआ है मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 30 में, मनी मार्केट में ही देखा हुआ है कि वहाँ पर क्या होता है, जो हमारा ये नेपाल का राष्ट्र बैंक है, रशिया का एक बैंक है, भूटान का नेशनल बैंक है, जो वहाँ के ये सेंट्रल बैंक है, वो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया आर अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया आर एनी ब्रांच ऑफ सच कंपनी शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ फेमा एक्ट एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड अंडर इन एडिशन टू अदर प्रोविजन एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मतलब कहने का ये हुआ, अगर कोई व्यक्ति एनआरआई है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, एनआरआई है, या कोई कंपनी है जो विदेश में इनकॉर्पोरेट हुई है, विदेश में बनी है, या विदेशी कंपनी जिसकी ब्रांच इंडिया में है, तो उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने की आज़ादी है, लेकिन उसके लिए उनको फेमा की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है मिनिमम अमाउंट 10,000 रुपए की होती है, फेस वैल्यू बोलते हैं इसको, एंड देन मल्टीपल ऑफ 10,000 में ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करी जाती है। लगभग ये बातें, ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, किसी और चैप्टर में हमने करी हुई हैं पहले। ओके, बोथ कम्पिटेटिव एंड नॉन कम्पिटेटिव बिड्स फॉर ऑक्शन शुड बी
सबमिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, जिसे ई कुबेर कहा गया है, ऑन द डे ऑफ ऑक्शन। तो बिडिंग दो तरीके की होती है, कॉम्पिटिटिव बिडिंग और नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग। दोनों मैंने आपको समझा रखा है। कॉम्पिटिटिव बिडिंग जो होती है, इसमें आप बताते हैं किस प्राइस पर आप बाई करना चाहते हैं, कितने अमाउंट का बाई करना चाहते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग में आप बताते हैं कि मुझे 1,00,000 रुपए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी है। हम दाम नहीं बताते, वहाँ कट ऑफ पर कहते हैं कि जो कट ऑफ आएगा उस पर हम खरीद लेंगे। हम यहाँ अमाउंट बताते हैं, तो नॉन कॉम्पिटिटिव, यहाँ हम कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव बिडिंग हम compete करते हैं। वो बोलता है हम 99 में खरीदें, मैं बोलता हूँ 99 रुपए 90 पैसे में खरीदूँगा, ऐसे करके। तो अगर आपको बिडिंग करनी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ऑक्शन करनी है, तो वो कहाँ होगी? ई कुबेर पर होगी। कुबेर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस है, यहीं पर ही ऑक्शन करी जाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज शैल बी इशूड टू द इन्वेस्टर्स बाय क्रेडिट टू द सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट or to the constituent subsidiary general ledger account maintained with the RBI, or by credit to the bond ledger account maintained with RBI, or with any institution authorized by RBI, or in the form of stock certificate। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल वगैरह ये सब खरीदा हुआ है, तो वो कहाँ आएगा? एसजीएल अकाउंट में। इन्वेस्टर की क्रेडिट होगा एसजीएल अकाउंट में, सब्सिडी जनरल लेजर अकाउंट में क्रेडिट होगा, या सीएसजीएल में होगा, जिसे कंस्टिट्यूएंट सब्सिडी जनरल लेजर अकाउंट कहते हैं। इसके अलावा ये क्रेडिट हो जाता है बॉन्ड लेजर अकाउंट में भी, जो आरबीआई के साथ मेंटेन किया जाता है, या आरबीआई जो है स्टॉक सर्टिफिकेट के फॉर्म में भी जो है आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे सकती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हो गए, एसजीएल, सब्सिडी जनरल लेजर अकाउंट, सीएसजीएल, ये कॉन्स्टिट्यूएंट जनरल लेजर अकाउंट, बॉन्ड लेजर अकाउंट पीएलए हो गया, और स्टॉक सर्टिफिकेट के रूप में ये इशू किया जा सकता है। फिर आती है ऑक्शन, दो तरीके की होती है, यील्ड बेस्ड ऑक्शन और प्राइस बेस्ड ऑक्शन। थोड़ा सा समझ लेंगे क्योंकि आगे हम इसको यूज करने वाले हैं कि इशू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू ऑक्शन, ऑक्शन से कैसे इशू, पहले ये डिस्कस। तो देखो अभी तक हमने देखा भाई कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है ऑक्शन के थ्रू इशू करी जाती हैं। ऑक्शन दो तरीके के होते हैं, यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन, मल्टीपल प्राइस ऑक्शन। ठीक है, और ये ऑक्शन आरबीआई करता है। इन्वेस्टमेंट कौन-कौन कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में? तो भाई लगभग सभी कर सकते हैं, इसमें मनाही कहीं नहीं दिखती है। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविडेंट फंड, ट्रस्ट, एनआरआई, ओसीआई, एफबीआई, है ना? इसके अलावा नॉट पर्सन नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, जिसको आरबीआई अलाउ करे, ये सभी कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन सेंट्रल बैंक भी एलिजिबल होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए। इन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है या कोई कंपनी जो विदेशी है, वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकते हैं, लेकिन बीमा की गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिनिमम 10,000 फेस वैल्यू कहा गया, मिनिमम 10,000 फेस वैल्यू की इशू की जाती है, और देन मल्टीपल ऑफ 10,000 में ये इशू करी जाती है। आप यहाँ पर दो तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने के लिए दो तरीके की ऑक्शन ले सकते हैं, दो तरीके की बिडिंग कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव कर सकते हैं। और ये कहाँ यहाँ पर होता है? ई कुबेर सिस्टम पर होता है, जिसे आरबीआई का कोर बैंकिंग सोल्यूशन हम कहते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी शैल बी इशू टू द इन्वेस्टर बाय क्रेडिट टू। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर इशू की जाती हैं, जैसे हमें शेयर इशू होता है तो वो हमारे डीमैट अकाउंट में आता है, उसी तरीके से अगर हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की जाएगी तो वो एसजीएल अकाउंट में, सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट में आता है, या कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट में आता है, या बॉन्ड लेजर अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, या फिर आरबीआई अगर चाहे तो स्टॉक सर्टिफिकेट के फॉर्म में भी आपको इशू कर सकता है। फिर आता है, अब आगे ये अभी हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, आगे यूज करेंगे। आगे आप देखोगे कि दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, एक यील्ड बेस्ड और दूसरा प्राइस्ड बेस्ड ऑप्शन। ठीक है, दोनों में क्या फंडा चलता है वो यहाँ पर समझ लेना थोड़ा सा जरूरी है। यील्ड बेस्ड ऑप्शन व्हेन इट्स यूज्ड फॉर द इश्यूएंस ऑफ न्यू सिक्योरिटी। जब भी कोई नई सिक्योरिटी इशू की जाती है तो वहाँ यील्ड बेस्ड ऑप्शन होता है। सवाल है कि यील्ड क्या होता है? यील्ड का मतलब होता है सर कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आपने मान लीजिए एफडी करवाई, बैंक ने बोला हम आपको 6.25% का रिटर्न देंगे, तो दैट इज यील्ड, बस यही यील्ड है सर। आपने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, उसमें पता चला कि हमें जो है 8% का रिटर्न मिलेगा, तो बस यही 8% यील्ड होता है। ओके, तो यील्ड बेस्ड ऑक्शन मतलब कितना रिटर्न मिलेगा उस पर आधारित ऑक्शन होता है। कब यूज होता है? न्यू सिक्योरिटीज, नई सिक्योरिटी के इश्यूएंस के लिए यील्ड बेस्ड ऑक्शन को हम यूज करते हैं। नई सिक्योरिटी के इश्यूएंस, ठीक है, पहले से एग्जिस्टिंग नहीं, नई सिक्योरिटी इशू करने के समय हमेशा यूज। स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये बुक में नहीं दिया है, हम कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से आपको सिखा रहे हैं। हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है? बिकॉज द बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट यट,
भाई नई सिक्योरिटी है, इसका मतलब बॉन्ड अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है। तो बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट येट, इट डजंट हैव अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, जिसे कूपन कहते हैं। पहले से बॉन्ड है ही नहीं मार्केट में, तो इसमें इंटरेस्ट रेट पता ही नहीं है हमको, कूपन फिक्स ही नहीं है। कूपन का कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया हुआ था। इंस्टेड बजाय इसके क्या होता है, इन्वेस्टर्स बिड द परसेंटेज यील्ड दे रिक्वायर्ड टू लेंड देयर मनी। यहाँ पर बिडिंग होती है, ऑक्शन होता है इस बात का कि अपना पैसा देने के लिए जो बारोअर है, जो कस्टमर है, इन्वेस्टर है, वो कितना यील्ड चाहता है। जैसे 7.1% रिटर्न चाहता है कि 7.15 या 7.20 कितना रिटर्न चाहता है, इसीलिए इसे यील्ड बेस्ड ऑक्शन कहते हैं कि यहाँ पर यील्ड पर हमारा सौदा होगा कि मैंने बिड लगाई 7.20 की, किसी ने बिड लगाई 7.10 किसी ने 8% की बिड लगाई, दैट इज यील्ड बेस्ड ऑक्शन। ठीक है, यहाँ पर आरबीआई का गोल क्या होता है यील्ड बेस्ड ऑक्शन में, ये बारो करना चाहते हैं मनी एट लोवेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट रेट। तो जब भी यील्ड बेस्ड ऑक्शन होगा तो हम सस्ते में जो है लोवेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट रेट पर खरीदना चाहेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर 3 रेट मैंने कोट किया है, तो आरबीआई कौन से रेट को पसंद करेगी, 7.10 को करेगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो लोवेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट रेट को ये लेना चाहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और फंडा समझते हैं। मान लीजिए आरबीआई जो है 10,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचना चाहता है। एक कस्टमर आता है, वो बोलता है कि हम 7.10% पर 7.10% पर मैं 4,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदूंगा। उसने बिड किया, दूसरे कस्टमर ने बिड किया कि मैं 7.15 पर 5,000 करोड़ की बिडिंग करने के लिए तैयार हूँ। और एक तीसरा कस्टमर आता है, वो बोलता है कि मैं 7.20% पर मैं 1,000 करोड़ की बिडिंग करने के लिए। चौथा कस्टमर आता है, वो बोलता है कि भाई मैं 7.25% लूँगा, लेकिन मैं जो है 6,000 करोड़ की बिडिंग के लिए राज़ी हूँ। ठीक है? समझो, मैं समझा रहा हूँ आपको यील्ड बेस्ड ऑक्शन में काम कैसे होगा, उसका एक सैंपल आपके सामने प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। तो ये बिड लग गई, आरबीआई को कितना चाहिए, 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो आरबीआई चाहेगा कि मैं सस्ते से सस्ते में जनता को दूँ। भाई ये आरबीआई को 7.1% ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज है एक तरीके का, कूपन दैट इज़ ब्याज, इतना रिटर्न करना पड़ेगा। तो आरबीआई सोचेगा कि भाई जितने सस्ते में मैं निपटा सकूँ उतना ही बेहतर है। तो आरबीआई क्या करेगा, इसको पसंद कर लेगा। 7.10 का 4,000 करोड़ लिया, 7.15 का 5,000 करोड़ लिया, कितना हो गया, 9,000 करोड़ हो गए। और 7.20 वाले का भी ले लिया 1,000 करोड़, तो ये 10,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट मान लीजिए यहाँ पर पूरी। तो हम इसकी बिड को रिजेक्ट कर देते हैं। हम 7.25 रिटर्न क्यों दें अगर हमारी ज़रूरत उससे कम वाले इंटरेस्ट पर पूरी हो जा रही। ठीक है, तो वही बोलते हैं कि बारो मनी एट लोवेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट रेट, सस्ते से सस्ते रेट में हम खरीदने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ कट ऑफ रेट क्या हुआ, सर यहाँ पर कट ऑफ रेट 7.20% का हुआ। 7.20% की यील्ड कट ऑफ रेट का काम करती है। बात बराबर है या नहीं, 7.20 की जो है यही कट ऑफ काम करती है, यानी 7.20 से अधिक जिसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उन सब की बिडें रिजेक्ट होंगी। 7.35 किसी ने कहा, 7.30 किसी ने कहा, ये सारी की सारी रिजेक्ट होंगी। आरबीआई चाहेगा कि मैं सस्ते से सस्ते में अपनी मतलब रिटर्न मुझे ज़्यादा ना देना पड़े, उद्देश्य यही रहेगा। इस तरीके से ये सर यील्ड बेस्ड ऑक्शन का काम चलता है। वही मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि 7.10, 7.15, 7.20 इस तरीके की यील्ड में बिड्स आएँगी। जहाँ पर आरबीआई की ज़रूरत पूरी हो जाएगी वहाँ तक ही लेगा, उसके आगे का ये छोड़ देता है कि भई हमको आगे का नहीं चाहिए। तो हमें यील्ड बेस्ड में मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ बढ़ना होता है। किधर की तरफ, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। प्राइस बेस्ड ऑक्शन कैसे होता है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका? व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर द रीइश्यूएंस और रीओपनिंग ऑफ एक्जिस्टिंग सिक्योरिटी। अगर आपके पास पहले से कोई सिक्योरिटी है, अगर आपके पास पहले से कोई सिक्योरिटीज़ है, उसको फिर से आप बेचना चाहते हैं, रीओपनिंग, रीइश्यूएंस करना चाहते हैं, तो उस केस में सर प्राइस बेस्ड ऑक्शन किया जाता है। कैसे काम करता है? द बॉन्ड ऑलरेडी एक्जिस्ट, भाई बॉन्ड पहले से है क्योंकि हम री इश्यू कर रहे हैं। मीनिंग इट्स कूपन रेट एंड मैच्योरिटी डेट आर परमानेंटली फिक्स्ड। बॉन्ड पहले से मौजूद है तो उसमें कूपन रेट डिसाइड हो चुका होगा। ठीक, ऑक्शन हुई होगी जब पहली बार ये बॉन्ड आया होगा तो उस केस में यील्ड बेस्ड ऑक्शन हुआ होगा, है ना? जब पहली बार बॉन्ड आया होगा ऑफ न्यू सिक्योरिटी, तो वहाँ पर बिड हुई होगी, फिर ये डिसाइड हुआ होगा कि हाँ, हमारा कूपन रेट क्या रहने वाला है। वही बोल रहा है कि पहले से ही ये सेट है कि बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ऐसे में कूपन रेट और मैच्योरिटी डेट दोनों फिक्स हैं, तो हम इसको बदल नहीं सकते हैं। तो ऐसे में देयरफॉर द इन्वेस्टर बिड ऑन द प्राइस दे आर विलिंग टू पे पर 100 रुपीज़ फेस वैल्यू।
तो ऐसे में जो बिडिंग लगती है, बोली लगती है, वो इस बात की लगती है कि ₹100 का अगर बॉन्ड है, तो तुम उस ₹100 के फेस वैल्यू वाले बॉन्ड पर कितने रुपए पे करना चाहते हो। यहाँ आरबीआई का गोल क्या है? आरबीआई सेल करना चाहता है बॉन्ड फॉर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैश पॉसिबल। मतलब आरबीआई महँगे से महँगे में बेचना चाहता है। आरबीआई क्या चाहता है? कि हम महँगे से महँगे में इसको बेच दें। ठीक है, इसका भी एग्ज़ाम्पल देखते हैं प्राइस बेस्ड ऑप्शन का। जैसे यहाँ पर किसी ने ₹101.50 की बिड लगाई, किसी ने ₹101 की, किसी ने 100.50 की, किसी ने ₹100 की लगाई हुई है। तो बिडिंग कैसे काम करेगी? तो देखिए, आरबीआई यहाँ क्या चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पा जाएँ। वहाँ पर क्या था? कम से कम रिटर्न दें, लोवेस्ट पॉसिबल रिटर्न देना चाहते थे और यहाँ हाईएस्ट अमाउंट जो मिल सके, ठीक है? तो मान लो कि जैसे अगेन फिर से देखते हैं, मान लो आरबीआई 10,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचना चाहता है। कोई एक व्यक्ति आता है मान लीजिए, वो बोलता है कि भई ₹100 की अमाउंट मैं ₹100 की बिडिंग लगाता हूँ और मैं बदले में 2,000 करोड़ की खरीद लूँगा। दूसरा व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि भई हम ₹100 50 पैसे का बिड अमाउंट लगाते हैं और मैं जो है 3,000 के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लूँगा। तीसरा आता है, वो बोलता है कि चलो ₹101 पे करूँगा और मैं 4,000 करोड़ रुपए की खरीदारी कर लूँगा। पाँचवाँ आता है, वो बोलता है 101.50 और मैं जो है चलो 6,000 करोड़ की बिडिंग करने के लिए। तो इस केस में आरबीआई क्या करेगा? इस केस में आरबीआई क्या करेगा? क्या ₹100 वालों को वैल्यू देंगे? अच्छा सोचो, मान लो कि कोई व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि मैं ₹90 में बिड करना चाहता हूँ। ₹90 में मैं पूरे 6,000 या 8,000 करोड़ की सिक्योरिटी खरीदूँगा। एक और आदमी आता है, वो बोलता है मैं ₹110 में बिड करता हूँ और मैं 5,000 करोड़ की सिक्योरिटीज़ खरीदना चाहता हूँ। ऐसे में आरबीआई किसकी बिड को मानेगा, किसको रिजेक्ट करेगा? यानी कट ऑफ पता करने का हमारा उद्देश्य है। तो यहाँ क्या है? गोल इज़ टू सेल द बॉन्ड विद द हाईएस्ट अमाउंट कैश पॉसिबल। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में मिल सके, उतना पैसा लेने का प्रयास होगा। तो आरबीआई यहाँ क्या करेगा सर, ₹110 तुम दे रहे हो, तो भाई सबसे ज़्यादा तो तुम दे रहे हो, तो तुम्हारी बिड सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा। बोलेगा चलो ठीक है, ये 5,000 करोड़ रुपए इस 110 वाले के निकल गए। अब 110 से कम कौन दे रहा है सर? उसकी बात को मानेंगे, ये वाला 101.50 101.50 ये 6,000 करोड़ रुपए दे रहा है। तो हमारी ज़रूरत यहीं पूरी हो गई, 6, 5, 11,000 करोड़ की, ठीक है? अगर मान लो ना ज़रूरत पूरी होती तो अगला किसको हम लेते? इसको ₹101 वाली बिड वाले को लेते और वो जो है ₹101 4,000 करोड़ कहानी करता। और अगर मान लो इससे भी बात ना बनती हमारी, तो हम ₹100 50 पैसे वाले को लेते और इससे 3,000 करोड़ बिडिंग करवाते। और भी बात ना बनती, तब हम जाकर के ₹90 वाले पर जाते, ठीक है? ₹90 पर। तो ध्यान रखना कि अगर प्राइस बेस्ड ऑक्शन है, तो आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूलना चाहता है, तो ऐसे में बिडिंग इनकी होगी, ठीक? इन दोनों का एक्सेप्ट हो जाएगा और ये सारे रिजेक्ट हो जाएँगे। ये सारे के सारे इनकी रिजेक्ट कर दिए जाएँगे। क्यों? क्योंकि ये कट ऑफ से नीचे हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है? तो ध्यान रखना, मैं अभी बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, अभी जब मैं पढ़ाऊँगा, यूज़ करूँगा तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि बात पैसों की होगी तो ज़्यादा चाहिए, बात रिटर्न देने की होगी तो कम की, ओके? ये बात क्लियर हो जाती है। बस यही इतनी कहानी थी। अब आगे बढ़ते हैं और असली टॉपिक पर आते हैं, खतरनाक टॉपिक है अपने आप में, लेकिन ईज़िली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, है वैसे खतरनाक लेकिन एक्सप्लेन करेंगे तो आसान। तो यहाँ पर क्या है, इश्यू ऑफ सिक्योरिटी थ्रू ऑक्शन। The securities will be issued through auction either on price basis or on yield basis। तो सिक्योरिटीज यानी अब हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ऑक्शन के थ्रू कैसे इशू किया जाता है। तो सिक्योरिटी इशू की जाती है ऑक्शन के जरिए। दो तरीके होते हैं, या तो प्राइस प्राइस बेसिस पर ऑक्शन होता है या यील्ड बेसिस पर होता है। दोनों मैंने आपको समझा दिया, प्राइस बेसिस पर कैसे होता है, यील्ड पर भी कैसे होता है। वेयर द इशू इज ऑन प्राइस बेसिस, जहाँ प्राइस बेसिस पर इश्यू किया जाता है, कूपन विल बी प्री डिटरमाइंड। भाई अगर प्राइस बेसिस पर करने जा रहे हो, इसका मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को री इशू करने जा रहे हो, वहां पर कूपन और मेच्योरिटी पहले से डिसाइडेड है, बता चुका हूं। ओके, तो उसी का एग्जांपल दिया, एग्जांपल इन री इशूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो अगर प्राइस बेसिस पर आपका ऑक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर कूपन पहले से डिसाइड रहता है, ठीक है। जैसे रीइश्यू अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो रही है, तो वहाँ पर कूपन यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यील्ड क्या रहने वाली है, पहले से डिसाइड होता है। तो यहाँ पर बिडर हैव टू कोट द प्राइस पर 100 रुपीज़ हिज वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एट व्हिच दे डिजायर टू परचेज द सिक्योरिटी। तो यहाँ पर प्राइस बेसिस पर या प्राइस बेस्ड ऑक्शन में सिर्फ ₹100 के बदले में कितना रुपए देना चाहता है, इसकी बिडिंग होती है, कूपन पर कोई बातचीत नहीं होती, ठीक है। फिर है
वेयर द इशू इज ऑन यील्ड बेसिस, अगर इशू यील्ड बेसिस पर होता है तो कूपन पहले से डिसाइड नहीं होता है, वहां पर यील्ड बेसिस पर कूपन पता ही नहीं होता है, तभी तो हम वहां बिडिंग करवाते हैं कि ये पता चले कि कूपन कितना होने वाला है, यील्ड कितना एक्सेप्ट करने वाली है जनता, जैसे 7.20 देना चाहती है कि 7.10। तो वेयर द इशू इज ऑन यील्ड बेसिस, द कूपन ऑफ द सिक्योरिटी इज डिसाइडेड इन एन ऑक्शन कंडक्टेड बाई आरबीआई इन अ मैनर, जैसा कि जो है बताया गया हो या फिर जो है आरबीआई की गाइडलाइन कहती है। तो अगर यील्ड बेसिस पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू की जाती है, तो जो कूपन होता है सिक्योरिटी का, वो जो ऑक्शन होती है वहां पर डिसाइड किया जाता है, ऑक्शन के जरिए डिसाइड किया जाता है, इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्शन। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया नहीं था कि कोई 7.10 दे रहा है, कोई 7.15 दे रहा है, कोई 7.20 दे रहा है, तो यहीं से डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम, तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट कूपन का काम करता है। फिर है द सिक्योरिटी कैरीज द सेम कूपन टिल मेच्योरिटी, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी अगर उसमें कूपन 8% का है, 6% का है, तो वही जिंदगी भर रहता है जब तक मेच्योरिटी ना आ जाए। केवल जो है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड मतलब इनका रेट फ्लोट करता रहता है। इनको छोड़ दीजिए तो बाकी सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मेच्योरिटी तक सेम कूपन रेट रहता। आगे बढ़ते हैं। एन एप्लीकेंट में सबमिट मल्टीपल बिड्स एट सेम आर डिफरेंट रेट ऑफ यील्ड आर प्राइस एज द केस में बी थ्रू द सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच। तो यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे 10 बिड करनी है तो 10 बिड अलाउ होती हैं। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर या सेम प्राइस पर आप 10 बिड कर सकते हैं, या अलग-अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अलग-अलग प्राइस पर भी बिडिंग कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। अलग-अलग एप्लीकेशन आपको भरना होगा। जैसे कोई व्यक्ति है वो एक बिड किया 7.20 पर, मैं 1000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता हूँ। वही व्यक्ति चाहे तो वो बोलता है मैं 7.22 पर 200 करोड़ रुपए की बिडिंग करने के लिए राज़ी हूँ। वही व्यक्ति हो सकता है एक और बिड भरे, बोले कि 7.15 पर मैं 5000 करोड़ की बिडिंग के लिए राज़ी हूँ। तो ये किया जा सकता है। सेम ही व्यक्ति चाहे तो मल्टीपल बिड डाल सकता है, अलग-अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द बिड्स रिसीव्ड, अब भाई बिड भर दी गई हैं, तो जो बिड रिसीव हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डिटरमाइन, मतलब बिड आपको मिल चुकी हैं तो आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके डिटरमाइन करेगी क्या, मैक्सिमम रेट ऑफ यील्ड या मिनिमम प्राइस ऑफर्ड एज द केस में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैक्सिमम, यानी आरबीआई करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा रोल नहीं है, आरबीआई डिसाइड करता है कि मैक्सिमम रेट ऑफ यील्ड क्या है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैक्सिमम रेट ऑफ यील्ड क्यों चाहता है और मिनिमम प्राइस ऑफर्ड क्यों चाहता है। समझ में आ रही बात, यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है कि भाई मैक्सिमम रेट ऑफ यील्ड क्या है या मिनिमम प्राइस ऑफर्ड क्या है, एज द केस में बी एट व्हिच ऑफर फॉर परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विल बी एक्सेप्टेड एट द, इसी पर ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की परचेज को एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी कि आरबीआई एक्सेप्ट करेगा, अगर यील्ड की बात आएगी तो मैक्सिमम रेट क्या है वो देखेगा, और अगर प्राइस की बात आएगी तो मिनिमम प्राइस क्या ऑफर किया जा रहा है उसी को कट ऑफ बनाते हैं। उसी को क्या बनाते हैं, कट ऑफ बनाते हैं। बात समझ में आ रही होगी। देखिए फिर से समझाता हूँ इस बात को अभी। जैसा कि मैंने बताया, मान लीजिए 7.10 पर किसी ने बिड किया, किसी ने 7.15 पर किया, किसी ने 7.20 पर किया, किसी ने 7.25 पर किया और किसी ने 7.30 पर। ओके, अब आरबीआई यहाँ पर मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए की बिडिंग हो रही, यहाँ पर मान लीजिए 3000 करोड़ की, यहाँ पर 4000 करोड़ के लिए बिडिंग, यहाँ 2000 करोड़ की, यहाँ मान लीजिए जो है 6000 करोड़ की बिडिंग हो रही। आरबीआई को टोटल 10,000 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचनी, 10,000 करोड़ की। अब क्या होगा, आरबीआई क्या चाहती है, मैक्सिमम रेट ऑफ यील्ड पता करेगी, यानी अधिकतम कितने यील्ड तक का हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो वो आरबीआई सोचेगी पहले कम से कम 7.10 पर बेच दो, इनको कम रिटर्न देना पड़ेगा। 7.15 को बेच दो, 7.20 को बेच दो। कुल मिलाकर के कितना हो गया, 4 3 7 1 8, और इसको बेच दो। तो कुल मिलाकर के 7.25 पर 10,000 करोड़ की बोली खत्म हो जा रही है सर। 7.25 पर 10,000 करोड़ की बोली खत्म हो जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई मैक्सिमम रेट ऑफ यील्ड डिसाइड कर दी कितना, 7.25, यानी कि ये कट ऑफ बनकर भाई 7.25 मैक्सिमम रेट ऑफ यील्ड है, यहीं तक की ही हम बिड एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद एक्सेप्ट नहीं। यही बोल रहा है कि मैक्सिमम रेट ऑफ यील्ड जो है डिसाइड करता है आरबीआई बिड के आधार पर, और प्राइस के केस में मिनिमम प्राइस क्या ऑफर किया जाए वो डिसाइड करता है। प्राइस के आधार पर देखिए, जैसे अ, किसी ने मान लीजिए ₹105 में बिड करी, किसी ने ₹102 में बिड करी, किसी ने
101 रुपए में बिड करी, किसी ने 100 रुपए में बिड करी, किसी ने मान लीजिए 90 रुपए में बिड, ऐसी-ऐसी बिडिंग हुई। अब सरकार की जो ज़रूरत है मान लीजिए वो यहाँ पर पूरी हो जाए, यहाँ तक आते-आते 10,000 करोड़ रुपए 10,000 करोड़ की सिक्योरिटी बिक जा रही है। तो आरबीआई क्या डिसाइड करेगी, मिनिमम प्राइस क्या है? यहाँ पर ये 5,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता है, ये 3,000 करोड़ की खरीदता है, ये 2,000 करोड़। ये मान लीजिए बिड लगाया है 6,000 करोड़ के लिए, ये मान लीजिए बिड लगाया हुआ है 10,000 उदाहरण के लिए। तो अब आरबीआई को क्या करना है, 10,000 करोड़ चाहिए तो 5 3 8 2 10 10,000 करोड़ रुपए हो गए और बिडिंग ₹105 वाली, ₹102 वाली, ₹101 वाली उन्होंने एक्सेप्ट करी, ठीक है? तो मिनिमम प्राइस ऑफर्ड यानी कि कम से कम कितना प्राइस है? ₹101 कट ऑफ कहाँ पर आया? ₹101 उससे नीचे जो है नहीं गिरते। ₹101 का कट ऑफ आएगा, उससे नीचे नहीं गिरते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारा जब काम ₹101 तक हो जा रहा है तो उससे नीचे हम ₹100 वाली बिडिंग को रिजेक्ट करेंगे, ₹90 वाली बिडिंग को रिजेक्ट करेंगे। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि मैक्सिमम रेट ऑफ यील्ड को या मिनिमम प्राइस ऑफर्ड जैसा भी केस हो, उसी को एक्सेप्ट किया जाता है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइस बेस्ड ऑक्शन यानी इसको छोड़ दीजिए। प्राइस बेस्ड ऑक्शन को यदि छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम अभी इसको छोड़ दीजिएगा, ये बात ना पढ़िए, इसको अभी इग्नोरेंस में रखिए। ये पढ़ते हैं लाइन तब आपको इसको अभी ये नहीं पढ़ते। द मैक्सिमम रेट ऑफ यील्ड मान लीजिए 7.20 आए। जब हमने कैलकुलेशन की तो हमने देखा कि मैक्सिमम रेट ऑफ यील्ड कितना है 7.2 उदाहरण के लिए डिटरमाइंड एट द ऑक्शन विल बी पर एनम कूपन रेट ऑन द सिक्योरिटी एट। तो भाई ये बोलते हैं कि जब आपने बिडिंग करी और मान लो वहां पर मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आया आपका ऑक्शन में मैक्सिमम यील्ड जो है 7.20% की हो मैक्सिमम यील्ड कितनी 7.20 की हो गई। तो यही जो यील्ड निकली, ये जो यील्ड है यही कूपन रेट का काम करती है पर एनम के हिसाब से, यही कूपन रेट में बदल जाती है पर एनम की। बात समझे? क्लियर हो गई? यानी कि कूपन रेट क्या रहेगा हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, वही जो मैक्सिमम रेट ऑफ यील्ड ऑक्शन के दौरान, बोली के दौरान, नीलामी के दौरान जो मैक्सिमम रेट ऑफ यील्ड निकला वही हमारा जो है कूपन रेट का काम कर देता है। ये लेकिन बात लागू नहीं होती प्राइस बेस्ड ऑक्शन में। ये बात जो है प्राइस बेस्ड ऑक्शन में लागू नहीं होती है एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइस बेस्ड ऑक्शन। इसको छोड़ दीजिए। ऐसा क्यों? प्राइस बेस्ड ऑक्शन में क्यों लागू नहीं होती? क्योंकि ध्यान दीजिए जब प्राइस बेस्ड ऑक्शन होता है तो वहां पर कूपन रेट और मैच्योरिटी पहले से फिक्स रहती है। याद करिए, इट इज ऑलरेडी फिक्स्ड, हम उसको बदल ही नहीं सकते। इसीलिए तो हम बोली लगाते हैं रुपए की कि ₹100 के बॉन्ड के लिए तुम कितना पे करना चाहते हो, दैट इज प्राइस बेस्ड, राइट? तो वहां पर ये बात लागू नहीं होती है कि जो हमारा यील्ड आएगा वही कूपन रेट का काम करेगा, ऐसा बात नहीं। प्राइस बेस्ड यील्ड बेस्ड ऑक्शन में यस, यील्ड बेस्ड ऑक्शन में ऐसा होता है। बात समझ गए? अच्छी चीज है और समझोगे ना तो अच्छा भी लगेगा और कठिन भी है अपने आप में अगर देखा जाए तो। तो 5वां पॉइंट है फ्रेंड, द ऑक्शन फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज यील्ड बेसिस और प्राइस बेसिस कैन बी हेल्ड एज पर यूनिफॉर्म प्राइस मेथड और मल्टीपल प्राइस मेथड और एनी अदर मेथड जैसा कि आरबीआई डिसाइड करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन से। तो भाई ये बता रहे हैं कि जो ऑक्शन होती है सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचने के लिए, वो दो तरीके की होती है भाई। यील्ड बेसिस पर होती है, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, जहां पर परसेंटेज और कूपन रेट डिसाइड किया है। दूसरा प्राइस बेसिस पर होती है, जहां पर ₹100 के बदले में कितना दोगे वाला कहानी होती है। और ये जो है जो ऑक्शन होती है वो दो तरीके से हो सकती है, यूनिफॉर्म प्राइस मेथड पर या मल्टीपल प्राइस मेथड पर। इसके बारे में भी हमने बात कर रखी है। यूनिफॉर्म प्राइस मेथड का मतलब ये हुआ कि मान लो जैसे बिडिंग जो है करी गई, किसी ने ₹101 कहा, किसी ने ₹102 बोला, किसी ने ₹105 की बोली लगाई, किसी ने मान लीजिए ₹100 की बोली। इस तरीके से कई सारे लोगों ने बोली लगाई और हमारा जो कट ऑफ है वो मान लेते हैं कि भाई ₹102 है, तो ₹100 वाला, ₹101 वाला, ₹102 वाले की बिडिंग सेलेक्ट हो जाएगी, 105 वाले की रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा कट ऑफ प्राइस ₹102 है। तो इन सब की बिड तो सेलेक्ट हो गई, लेकिन यूनिफॉर्म प्राइस मेथड ये बोलता है कि सबको, मान लीजिए कट ऑफ हमारा कितना है ₹102, कितना है ₹102, तो इन सबको ₹102 ही पे करने होंगे। ये भी ₹102 पे करेंगे, ये भी ₹102 पे करेंगे सिक्योरिटीज का, और ये भी ₹102 ही पे करेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म प्राइस मेथड है, सबको एक ही प्राइस पे करना पड़ेगा, भले ही बिडिंग तो बिडिंग चाहे किसी भी अमाउंट के लगाओ, ठीक है? तो इसलिए ₹102 पर बात बनती है। और अगर मल्टीपल प्राइस मेथड होता है, तो उस केस में सोचो कि कट ऑफ हमारा 102 आया है, तो कट ऑफ 102 आया है तो हमारी 100 वाली, 101 वाली, 102 वाली बिडिंग सेलेक्ट तो होंगी,
लेकिन जो पेमेंट होगी वो इसी अमाउंट की होगी। 100 वाले को 100 रुपए, 101 वाले को 101 रुपए और 102 वाले को 102 रुपए ही पे करने पड़ते हैं, मल्टीपल प्राइस मेथड। ओके। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म प्राइस बेस्ड मेथड, competitive bids offer with rate up to and including the maximum rate of yield। तो अगर यूनिफॉर्म प्राइस बेस्ड मेथड यूज किया जा रहा है और वहां कॉम्पिटिटिव बिड है, तो वहां ऑफर करती है क्या, रेट्स अप टू इंक्लूडिंग द मैक्सिमम रेट ऑफ यील्ड और प्राइस अप टू इंक्लूडिंग द मिनिमम ऑफर प्राइस as determined by the RBI will be accepted at the maximum rate of yield or minimum offer price so determined। मतलब वही चीज बता रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म प्राइस मेथड है तो भाई जो मैक्सिमम यील्ड रेट होगा वो सिलेक्ट होगा या जो मिनिमम ऑफर प्राइस होगा वो सिलेक्ट होता है। इन्हीं दोनों में से ही हमें सेलेक्ट करना होता है। मिनिमम ऑफर प्राइस मैंने आपको समझाया था, 100 रुपए 101 रुपए वाला कहानी पूरी दिखाई थी। मैक्सिमम यील्ड रेट का भी आपको समझा होगा कि कोई अगर 7% ऑफर कर रहा है, कोई 7.05 कर रहा है, कोई 7.10 कर रहा है, तो आरबीआई क्या बोलता है कि हमें क्या करना है, हमें जो है मैक्सिमम यील्ड, मतलब आरबीआई चाहता है कि कम से कम यील्ड का कम से कम रिटर्न हमें देना पड़े, तो इसलिए मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। और ऑफर प्राइस में अगर प्राइस की बात होती है तो मिनिमम ऑफर प्राइस, मतलब कहने का कोई हो सकता है 100 रुपए दे रहा हो, कोई 101 रुपए दे रहा हो, कोई 102 रुपए दे रहा हो, तो आरबीआई चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा महंगे में बेचें। यहाँ कम से कम रिटर्न दें, यहाँ ज्यादा से ज्यादा महंगे में देते हैं, वही चीज यहाँ पर हो जाती है। इन केस ऑफ मल्टीपल प्राइस बेस्ड मेथड, competitive bids offered up to the maximum rate of yield or minimum offer price as determined by RBI in consultation with the Government of India will be accepted at the respective bid rates subject to the ceiling of notified amount including green switch option। तो यहाँ पर भी मल्टीपल प्राइस बेस्ड ऑप्शन में भी, तो यहाँ पर भी सेम सीन है, मैक्सिमम रेट ऑफ यील्ड एक्सेप्ट होगा या मिनिमम ऑफर प्राइस एक्सेप्ट किया जाता है। और जो मैंने आपको बताया नहीं कि अगर मल्टीपल प्राइस बेस्ड मेथड है तो भाई जो आपका मैक्सिमम रेट ऑफ यील्ड होगा और जो मिनिमम ऑफर प्राइस होगा वही एक्सेप्ट करते हैं, उन्हीं बिड्स को हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल प्राइस बेस्ड ऑप्शन है तो सबको जो प्राइस कोट किया गया है वो देना पड़ता है, जो यील्ड कोट की गई है वो देना पड़ता है मल्टीपल प्राइस में। यूनिक वाले में, यूनिफॉर्म वाले में सभी एक ही रेट देते हैं। ठीक है, ग्रीन शू ऑप्शन हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में मेरे ख्याल से कि ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है। ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई सिक्योरिटी मार्केट में लॉन्च करी जाती है, आईपीओ आता है, तो अगर जो कंपनी है उसको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट का मतलब जो है जब हमारा आईपीओ और वो क्रैश कर जाए, तो जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो उस केस में ये क्या करते हैं, ग्रीन शू ऑप्शन देते हैं, यानी कि जितनी सिक्योरिटी इशू करनी होती है उससे ज़्यादा सिक्योरिटी इशू करते हैं। अगर उन्होंने सोचा है कि हम 1 लाख शेयर मार्केट में लॉन्च करेंगे तो वो 1,25,000 शेयर मार्केट में लॉन्च कर देते हैं ताकि उन्हें नुकसान ना हो छोटे कस्टमर्स को। आगे बढ़ते हैं। इन यील्ड बेस्ड ऑक्शन सक्सेसफुल बिडर whose quote are lower than the maximum rate of yield accepted are required to pay the price differential in the form of premium। ये बोलते हैं कि अगर यील्ड बेस्ड ऑक्शन हो रहा है और जो भी सक्सेसफुल बिडर हैं जिनकी कोट जो है लोअर देन है मैक्सिमम रेट ऑफ यील्ड, ये क्या बता रहे हैं, देखिए मान लीजिए जो है कुछ कोट्स आर लोअर देन द मैक्सिमम रेट ऑफ यील्ड। जैसे मान लीजिए किसी ने 7% कोट किया, किसी ने 7.10, किसी ने 7.20 किया और ये 7.20 वाली मैक्सिमम रेट ऑफ यील्ड एक्सेप्ट हो गई है, तो ये बोलते हैं कि भाई मान लो 7.20 हमारा कट ऑफ आया, तो जिसने 7% कोट किया है इसको 0.20% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इसे ही प्रीमियम बोल दिया। क्या बोला है, प्रीमियम। यानी कि भाई देखो अगर यूनिफॉर्म प्राइस है तो क्या होगा, जो अगर 7.20 है तो सबको 7.20 ही पे करना पड़ेगा ना। भले ही तुम्हारा 7 है तो तुम भी 7.20 पे करोगे, तुम्हारा 7.1 है तो तुम भी 7.20, यानी इतना एक्स्ट्रा तुम्हें भी पे करना पड़ेगा। इनका 7.20 है तो इनका तो एक्सेप्टेड है ही, ठीक है, समझ गए ना। तो वही इन्होंने बताया हुआ है। ऑल अदर बिड्स एग्जाम्पल बिड्स कोटेड हायर देन द कट ऑफ रेट ऑफ यील्ड आर लोअर देन द कट ऑफ प्राइस विल बी रिजेक्टेड। इसके अलावा ये बोलते हैं कि भाई जो कट ऑफ से हायर बिड्स हैं, यानी जैसे हमने कहा कि भाई 7.20 कट ऑफ है हमारा, अब अगर किसी ने 7.30 कोट किया है तो इसकी रिजेक्ट हो जाएगी, 7.50 किया है तो रिजेक्ट हो जाएगी। आरबीआई बोलेगी हम इतना रिटर्न नहीं दे सकते हैं, हमारा काम इसी कम वाले रिटर्न में चल रहा है, तो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से प्राइस वाला है, कोई 100 रुपये कोट कर रहा है, कोई 101 रुपये, कोई 102 रुपये, कोई 105 रुपये, कोई 110 रुपये, ठीक है। तो सरकार क्या बोलती है कि हम
भाई प्राइस का मामला है तो सरकार महंगे बेचना चाहती है, तो वो 110 में 110 वाली करे, 105 वाली, सोचिए कि 102 रुपए कट ऑफ आ गया मान लीजिए। तो अगर मैं 110 में बेच सकता हूँ, 105 में बेच सकता हूँ, तो मैं 101 में नहीं बेचूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तो वही बोलता है कि लोअर देन द कट ऑफ प्राइस, कट ऑफ प्राइस 102 से लोअर जितनी भी बिड्स होंगी वो सारी की सारी रिजेक्ट हो जाएंगी। क्या होंगे सर, वो रिजेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन जिन्हें रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है कैन पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन ऑन नॉन कॉम्पिटिटिव बेस इनडायरेक्टली थ्रू एन एग्रीगेटर और फैसिलिटेटर एज पर स्कीम ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग फैसिलिटी अनाउंस्ड बाय आरबीआई। ठीक है, जैसा ये तो ये बोलते हैं कि भाई ये जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं, इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जो रिटेल इन्वेस्टर कहलाते हैं, ये भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ये नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इनके लिए मैक्सिमम 5% जो है अलॉटमेंट के लिए व्यवस्था रहती है। उसके लिए उन्हें किसी एग्रीगेटर या फैसिलिटेटर का यूज करना होगा। एलोकेशन ऑफ सिक्योरिटीज टू नॉन कॉम्पिटिटिव बिडर्स will be at the discretion of RBI Government of India and will be at a price not higher than the weighted average price arrived at on the basis of competitive bids accepted at the auction, including the amount of greens to option or any other price announced in the specific notification। क्या बता रहे हैं मैं समझाता हूँ आपको। ये बोलते हैं कि भाई जैसे हमने नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग करवाई तो यहाँ प्राइस की तो कोई बात ही नहीं होती, कंपटीशन तो है ही नहीं, जो भी आया उसको एलोकेट कर देंगे, तो प्राइस कैसे डिसाइड करोगे, किस दाम पर। तो ये बोलते हैं कि भाई जो आपकी कॉम्पिटिटिव बिडिंग हुई है उसका वेटेड एवरेज प्राइस निकाल लीजिए। जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव बिडिंग हुई है उनका वेटेड एवरेज प्राइस निकाल लीजिए और वही प्राइस यहाँ पर भी रख दीजिए। जैसे हमारा वेटेड एवरेज मान लीजिए औसतन हमारा जो एवरेज प्राइस आया 102 रुपए का आता है, तो हम नॉन कॉम्पिटिटिव बिडर्स के लिए भी 102 रुपए का ही प्राइस लगा देते हैं। सिंपल सा है, समझ गए। तो नॉन कॉम्पिटिटिव बिडर्स का ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव बिडर्स के लिए प्राइस कैसे डिसाइड होता है, तो कॉम्पिटिटिव बिड में जो प्राइस आता है वही प्राइस यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाता। ठीक है, फिर है अगला नॉमिनल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज दैट विल बी एलोकेटेड टू द रिटेल इन्वेस्टर ऑन नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस। Nominal amount of security that will be allocated to the retail investor on non-competitive basis will be restricted to a maximum percentage of aggregate nominal amount of the issue within or outside the nominal amount as specified by the notification। ये क्या कह रहे हैं, देखिए ये वही बात हो रही है कि जितनी भी सिक्योरिटीज आपने इशू करी हैं, नॉमिनल अमाउंट की सिक्योरिटीज, मान लीजिए आपने 10,000 करोड़ की सिक्योरिटीज इशू करी हुई, ठीक है, विल बी एलोकेटेड टू रिटेल इन्वेस्टर। इन्हें रिटेल इन्वेस्टर को हम एलोकेट करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस पर, लेकिन कितना एलोकेट करेंगे, विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट नॉमिनल अमाउंट, यानी वो मैक्सिमम कितना होगा 5% होता है। यानी इस 10,000 करोड़ में से हम मैक्सिमम 5%, कितना 5%, यानी कि 500 करोड़ रुपए हम रख देंगे किसके लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए, ये बता रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं कि विद इन आर आउटसाइड द नॉमिनल अमाउंट। अब इसमें मतलब थोड़ा सा लॉजिकल है कि विद इन आर आउटसाइड द नॉमिनल अमाउंट का मतलब है कि यहाँ दो सिनारियो बन जाते हैं फ्रेंड। कई बार क्या होता है कि आरबीआई क्या करती है, बोलती है कि हमको टोटल 10,000 करोड़ के ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचनी है, तो 500 करोड़ रुपए हमने रख दिया रिटेल इन्वेस्टर के लिए, तो इसका मतलब हम बाकी लोगों को सिर्फ 9,500 करोड़ रुपए की ही सिक्योरिटी बेचेंगे। तो ये हो गया क्या, विद इन नॉमिनल अमाउंट, विद इन नॉमिनल अमाउंट। ठीक है, दूसरा सिनारियो होता है कि सरकार क्या करती है, आरबीआई क्या करती है कि 10,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो इश्यू ही करती है, प्लस 5% इनका 500 करोड़ का अलग से प्रविभाजन कर देती है कि 500 करोड़ इनके लिए अलग से इशू कर देंगे। तो ये कितनी सिक्योरिटी इशू कर देंगे, 10,500 करोड़, कितने की, 10,500 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर दी जाती हैं। तो वो होता है आउटसाइड का नॉमिनल अमाउंट। नॉमिनल अमाउंट कितना था, 10,000 था हमारा, नॉमिनल अमाउंट कितना था 10,000, लेकिन हमने इशू कितने का कर दिया, 10,500 का, ताकि रिटेल इन्वेस्टर की जरूरत पूरी हो जाए। तो वो होता है सर आउटसाइड द नॉमिनल अमाउंट। ठीक है, तो बस ये इतनी बातें थी सर, जो है बहुत मतलब अपने आप में सबसे टेढ़ा जो है, मतलब इसके बाद में जो भी टॉपिक है इस पर्टिकुलर लेक्चर में सब बहुत आसान है, कहानी सिर्फ यही। लेकिन ठीक है, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यील्ड बेस्ड ऑक्शन आपने समझ ही लिया था, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है, कितना रिटर्न मिलता है, उसके आधार पर, जैसे यील्ड ये हो गई, इसी के आधार पर जो है यील्ड बेस्ड ऑप्शन होता है। प्राइस बेस्ड ऑप्शन में प्राइस होता है, प्राइस के आधार पर हम ऑप्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में इशू ऑफ सिक्योरिटीज में
तो भाई सिक्योरिटी इशू की जा सकती है ऑक्शन के थ्रू, या तो प्राइस बेसिस पर या यील्ड बेसिस पर। जहाँ पर प्राइस बेसिस पर इशू किया जाता है वहाँ कूपन पहले से ही फिक्स रहेगा। भाई प्राइस पर बात हो रही तो हमारा कूपन पहले से डिसाइडेड है। ऐसे में बिडर कोड करते हैं कि 100 रुपए के अगेंस्ट में कितना रुपए देना चाहते हैं। अगर यील्ड बेसिस पर होता है तो जो कूपन है वो ऑक्शन में डिसाइड होता है। जब भी ऑक्शन किया जाए उसी के आधार पर ही ऑक्शन में ये डिसाइड होगा कि भाई कितना कूपन मिलने वाला है। सिक्योरिटी जो भी होती हैं उनमें सेम कूपन होता है मैच्योरिटी तक, केवल फ्लोटिंग रेट बॉन्ड छोड़ दिया जाए तो मैच्योरिटी तक सेम कूपन रेट रहता है। ठीक है, अब एप्लीकेंट चाहे तो मल्टीपल बिड सबमिट कर सकता है, सेम रेट पर, अलग यील्ड पर, अलग प्राइस पर, जैसा भी केस हो। तो एक ही व्यक्ति चाहे तो 10 बिड डाल सकता है, कोई मनाही नहीं होती है। उसके बाद में जो बिड्स रिसीव होती हैं उसमें आरबीआई क्या करता है, मैक्सिमम रेट ऑफ यील्ड को उठाता है और मिनिमम प्राइस ऑफर्ड को उठाता है और उसी को ही ऑक्शन में एक्सेप्ट करता है। अधिकतम कितना यील्ड देने के लिए मैं राजी हूँ और मिनिमम कितने प्राइस तक का मैं अ, बेचने के लिए तैयार हूँ, इन्हीं के आधार पर ये डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि मैक्सिमम रेट ऑफ यील्ड ये छोड़ दिया जाए एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइस बेस्ड ऑक्शन। तो प्राइस बेस्ड ऑक्शन में को छोड़ करके मैक्सिमम जो है रेट ऑफ यील्ड जो है डिटरमाइंड एट द ऑक्शन विल बी पर एनम कूपन रेट। ये बोलते हैं कि भाई ऑक्शन के दौरान अगर जो है जो भी रेट ऑफ यील्ड आता है, मान लो 7.20, तो यही कूपन रेट बन जाता है पर ईयर के लिए, सालाना के लिए कूपन रेट का काम करने लगता है। केवल जो है प्राइस बेस्ड ऑक्शन में ये बात लागू नहीं होती है। वहाँ क्यों नहीं लागू होती है भाई, जो है प्राइस बेस्ड ऑक्शन में क्यों लागू नहीं होती है? क्योंकि प्राइस बेस्ड ऑक्शन में हमारा कूपन रेट और मैच्योरिटी रेट पहले से फिक्स होती है, तो इसमें कहाँ से हम सेटअप करेंगे? बात समझ रहे हो? यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जाती है उसमें कूपन फिक्स नहीं रहता है, वो कूपन डिसाइड होता है किससे? ऑक्शन से। ऑक्शन में क्या डिसाइड होता है? यील्ड। उसी यील्ड को ही कूपन रेट मान लिया जाता है। ठीक है, फिर आगे मैंने बताया आपको कि भाई ऑक्शन में सिक्योरिटी के ऑप्शन यील्ड बेसिस पर कर सकते हैं, प्राइस बेसिस पर कर सकते हैं। ये दो तरीके से होता है, यूनिफॉर्म प्राइस बेस्ड मेथड और मल्टीपल प्राइस बेस्ड मेथड पर हो सकता है। यूनिफॉर्म प्राइस बेस्ड मेथड में और मल्टीपल प्राइस बेस्ड मेथड, दोनों का मैंने आपको समझाया। यूनिफॉर्म प्राइस है तो सबको एक ही प्राइस पे करना पड़ेगा। मल्टीपल प्राइस बेस्ड है तो कट ऑफ डिसाइड हो गया तो सबको जो रेट कोड किया है, जिसकी इसकी बिड एक्सेप्टेड है, जिस रेट पर एक्सेप्टेड है वो पे करना पड़ता है। यूनिफॉर्म वाले में कट ऑफ डिसाइड होगा तो सबको कट ऑफ रेट पे करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में यील्ड बेस्ड ऑक्शन में अगर जो भी सक्सेसफुल बिडर होते हैं, अगर उन्होंने जो रेट ऑफ यील्ड है मैक्सिमम, जैसे मैंने बताया किसी ने 7.20 हमारा कट ऑफ आया, अब किसी ने अगर 7% कोट किया है तो उसको 0.20% एक्स्ट्रा देना पड़ता है, इसे हम प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिसकी बिड अगर 7.20 से अधिक की है, 7.30 है, तो आरबीआई इतना ज़्यादा यील्ड नहीं देना चाहती तो उसकी रिजेक्ट कर देगी और इसी तरीके से कट ऑफ प्राइस में भी रिजेक्शन हो जाता है। फिर आगे इन्होंने बात की रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या व्यवस्था है। तो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन जिन्हें रिटेल इन्वेस्टर कहेंगे हम, वो नॉन कम्पिटिटिव बेसिस पर बिडिंग में शामिल हो सकते हैं। इनडायरेक्टली होंगे, खुद नहीं होते हैं। एग्रीगेटर या फैसिलिटेटर के थ्रू वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद में नॉन कम्पिटिटिव बिडर को जो सिक्योरिटीज एलोकेट होंगी उनका प्राइस कैसे डिसाइड होता है? तो भाई जो कम्पिटिटिव बिड्स होती हैं, जो भी कम्पिटिटिव बिड्स होती हैं उनके आधार पर, ठीक है, कम्पिटिटिव बिडिंग्स हो रही हैं, उनके आधार पर जो वेटेड एवरेज आता है कॉस्ट का, वही वही दाम जो है नॉन कम्पिटिटिव बिडर्स के लिए भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसके बाद में जो नॉमिनल अमाउंट का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया भाई कि रिटेल इन्वेस्टर को 5% ज़्यादा से ज़्यादा नॉन कम्पिटिटिव बेसिस पर एलोकेट कर दिया जाता है। नॉन कम्पिटिटिव बेसिस में आप सिर्फ बताते हैं कि मुझे कितने रुपए की सिक्योरिटी खरीदनी है, आप ये नहीं बताते हैं कि कितना दाम मैं पे करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर 5% सेट रहता है, तो वो बोलते हैं कि नॉमिनल अमाउंट में इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग दोनों तरीके से 5% दिया सकता है। अगर 10,000 की सिक्योरिटीज़ हैं, तो सरकार बोलती है कि 5% जो है हमें रिटेल इन्वेस्टर के लिए रखना है, तो 500 करोड़ अलग रख देती है, 9,500 करोड़ अलग रख देती है। या फिर ये भी हो सकता है कि 10,000 करोड़ एक साथ रखा और 500 करोड़ अलग से इश्यू कर दिए। तो वो नॉमिनल अमाउंट का पूरा फंडा मैंने आपको समझाया, सिखाया। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी फ्रेंड्स। ओके, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था पर इवन मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि मतलब इससे बढ़िया नहीं समझा जा सकता है। फिर भी कुछ कमी हो तो आप कमेंट करें, मैं और भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक लेंगे जो कि है फ्रेंड्स जो है प्राइमरी डीलर्स के बारे में। तो प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं, ये भी समझेंगे। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट आर प्राइमरी डीलर्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भाई देखो, ऐसे प्राइमरी डीलर के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात है तो यहाँ पर जो है प्राइमरी डीलर के बारे में हम कहीं न कहीं डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए। प्राइमरी डीलर्स आर एंटिटीज रजिस्टर्ड विथ आरबीआई हु हैव द लाइसेंस टू परचेज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी।
तो प्राइमरी डीलर वो एंटिटी होती हैं जो आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन करवाती हैं और इनको लाइसेंस मिला होता है आरबीआई से ताकि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद और बेच सके। ठीक है, दे आर एंटिटीज हु बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डायरेक्टली फ्रॉम आरबीआई एमिंग टू रीसेल देम टू अदर बायर्स। तो असली कहानी क्या हुई, ये असली कहानी ये है भाई, जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को डायरेक्टली आरबीआई से खरीदते हैं और उसको दूसरे बायर्स को रीसेल करने के प्रयास में ये रहते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। इन दिस वे द प्राइमरी डीलर्स क्रिएट अ मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को क्रिएट करने में प्राइमरी डीलर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि ये खरीद बेच को बढ़ावा देते हैं। प्राइमरी डीलर सिस्टम इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन 1995 1995। वैसे ईयर इतना रिलेवेंट नहीं होता है लेकिन फिर भी समझिए कि 1995 में प्राइमरी डीलर्स का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मार्केट में आरबीआई लेकर आता है। द पीडीज यानी प्राइमरी डीलर्स दस सर्व टू प्रमोट द ट्रांजेक्शन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। तो भाई प्राइमरी डीलर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रांजेक्शन को प्रमोट करते हैं। A facilitating arrangement is essential for selling of the government securities, as government is single largest borrower in the market, which borrows through the issue of securities, that is treasury bill and bond। तब बोलते हैं कि भाई कोई ना कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में गवर्नमेंट ही सबसे बड़ा बारोअर होता है और ये बारो कैसे करता है? सिक्योरिटीज को इशू करके, जो कि ट्रेजरी बिल या बॉन्ड्स वगैरह हो सकते हैं। आरबीआई गाइडलाइन स्टिपुलेट दैट PD should have a minimum turnover ratio, bidding ratio, underwriting ratio, secondary market participation, etc. in order to ensure that they are active to supporting the trade in government securities। भाई आरबीआई की गाइडलाइन बोलती है कि जो आपके प्राइमरी डीलर्स हैं इनको मिनिमम टर्नओवर रेशियो होना चाहिए, बिडिंग रेशियो होना चाहिए, अंडरराइटिंग रेशियो वगैरह होना चाहिए, साथ ही साथ सेकेंडरी मार्केट में इनका पार्टिसिपेशन वगैरह होना चाहिए। ठीक है, तभी ये जो है एक्टिवली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेड को सपोर्ट कर सकेंगे। अब सवाल ये है कि भाई कौन बन सकता है प्राइमरी डीलर? तो एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर प्राइमरी डीलर्स, कौन प्राइमरी डीलर्स बन सकता है? पहला, सब्सिडरी ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की सब्सिडरी या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सब्सिडरी प्राइमरी डीलर बन सकती है। दूसरा, सब्सिडरीज या जॉइंट वेंचर सेटअप इन इंडिया बाय एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड अब्रॉड। कोई विदेशी कंपनी है, विदेश में बनी हुई कंपनी है, उसकी सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर अगर इंडिया में ऑपरेट कर रहा है वो भी प्राइमरी डीलर बन सकता है। तीसरा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। कोई कंपनी हो सकती है जो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड है लेकिन वो ए और बी कैटेगरी में नहीं आती है, ना तो ए कैटेगरी में आती है वो कंपनी, ना बी कैटेगरी में आती है, तो वो भी प्राइमरी डीलर का काम कर सकती। ठीक है, applicant for primary dealer should registered as an NBFC for at least 1 year prior to the submission of its application। प्राइमरी डीलर, तो अगर कोई प्राइमरी डीलर बनना चाहता है तो पहले उसको जो है एनबीएफसी के तौर पर रजिस्टर करवाना होगा, कम से कम 1 साल पहले, एटलीस्ट 1 ईयर प्रायर, तब जाकर के आप प्राइमरी डीलर का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? तो पहले आप एनबीएफसी रजिस्टर करिए अपने आप को, 1 साल बिताइए, अब आप प्राइमरी डीलर का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं आरबीआई के साथ में। द डिसीजन टू ऑथराइज द प्राइमरी डीलर is taken by RBI based on its perception of market needs, suitability of the applicant and likely value addition to the system। अब किसी को प्राइमरी डीलर बनाना है या नहीं बनाना है उसके लिए आरबीआई डिसाइड करेगी, किसके आधार पर कि क्या मार्केट में नीड है या नहीं है, जो एप्लीकेंट है वो सुटेबल है या नहीं है, क्या ये कुछ वैल्यू ऐड करेगा इस सिस्टम में या नहीं करेगा, इसके आधार पर आरबीआई डिसाइड करता है। आगे बात करेंगे रोल एंड फंक्शन ऑफ प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर क्या क्या काम करते हैं? रोल ऑफ प्राइमरी डीलर्स इज टू, क्या क्या करते हैं ये? कमिट पार्टिसिपेशन एज प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू थ्रू बिडिंग इन ऑक्शन। मतलब कहने का कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज होती हैं उसकी बिडिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन करने के लिए कमिटेड रहते हैं एज ए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एजेंट वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो प्रिंसिपल के तौर पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज में बिड करेंगे। प्रोवाइड अंडरराइटिंग सर्विसेज, अंडरराइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कौन? प्राइमरी डीलर। ऑफर फर्म बाई सेल बिड आस्क कोड फॉर टी बिल एंड डेटेड सिक्योरिटीज। फर्म को ये बाई सेल के बिड और आस्क के कोड प्रोवाइड करेंगे ट्रेजरी बिल के लिए, डेटेड सिक्योरिटीज के लिए। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी डेट मार्केट, सेकेंडरी डेट मार्केट का डेवलपमेंट में भी ये
मदद करेंगे। तो ये सारे जो है इनके रोल होते हैं किसके? प्राइमरी डीलर्स के। पीडी कैन बी आइदर बैंक पीडी और स्टैंड अलोन पीडी। अब प्राइमरी डीलर्स 2 तरीके के होते हैं, किसी बैंक का प्राइमरी डीलर या अकेला प्राइमरी डीलर, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर। तो बैंक पीडी किसे कहते हैं? बैंक प्राइमरी डीलर्स आर दोज वेयर द डिपार्टमेंट ऑफ बैंक फंक्शन एज ए प्राइमरी डीलर। किसी बैंक में एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है, पीएनबी में, एसबीआई में एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जो प्राइमरी डीलर का काम करता है, तो उसे बैंक पीडी कह देंगे। वेयर एज स्टैंड अलोन पीडी किसे कहेंगे? अकेला प्राइमरी डीलर किसे कहेंगे? स्टैंड अलोन पीडीज आर एनबीएफसी दैट एक्सक्लूसिवली टेक अप प्राइमरी डीलर बिजनेस। तो जो हमारे स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स होते हैं वो एनबीएफसी होती हैं जो कि केवल जो है प्राइमरी डीलर का बिजनेस करती हैं और कोई काम नहीं करती, इसलिए इन्हें स्टैंड अलोन पीडी कहा गया है कि अकेले सिर्फ प्राइमरी डीलर का काम कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीडीज आर स्टार्टेड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड आर रजिस्टर्ड एज एनबीएफसी। ज्यादातर जो प्राइमरी डीलर्स हैं फ्रेंड्स वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों द्वारा शुरू किए गए हैं और एनबीएफसी के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। मौके पर अगर हालात देखे जाएं तो अभी 7 जो है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर हैं और 14 बैंक प्राइमरी, 7 स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं और 14 बैंक के प्राइमरी डीलर हैं। फिर अगला टॉपिक फिमटा का आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ उतनी कठिनाई नहीं है। देखो प्राइमरी डीलर्स में क्या ही था, फटाफट खत्म हो गया ये अपने आप में। तो प्राइमरी डीलर आपको समझ में आ गया होगा। प्राइमरी डीलर क्या है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने के लिए सीधा अधिकार आरबीआई ने प्राइमरी डीलर्स को दे दिया कि तुम हमसे खरीदो, उसके बाद तुम बेचो। दैट्स प्राइमरी डीलर। कुल मिला कहानी इतनी सी ही है। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई प्राइमरी डीलर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में इंपॉर्टेंट प्लेयर है। प्राइमरी डीलर वो एंटिटी होती है जो आरबीआई के साथ रजिस्टर, ध्यान रखिएगा सवाल पूछा सकता है, प्राइमरी डीलर किसके साथ रजिस्टर होते हैं? आरबीआई के साथ रजिस्टर होते हैं। इनको लाइसेंस मिला होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने का, बाई और सेल दोनों करने का, ठीक है। तो ये वो एंटिटी है यानी प्राइमरी डीलर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डायरेक्टली आरबीआई से खरीदती हैं। उद्देश्य रहता है ताकि अदर बायर को ये रीसेल कर सकें। इस तरीके से प्राइमरी डीलर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए एक मार्केट क्रिएट करते हैं। प्राइमरी डीलर सिस्टम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था 1995 में। प्राइमरी डीलर जो होते हैं प्रमोट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रांजैक्शन। ये मतलब भाई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचने के लिए एक फैसिलिटेटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, उसी के तहत प्राइमरी डीलर को सामने लाया गया है। प्राइमरी डीलर के पास में मिनिमम टर्नओवर रेशियो, बिडिंग रेशियो, अंडरराइटिंग रेशियो ये सब होना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा काम की बात नहीं, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा जोर दे नहीं रहा हूँ। उसके बाद में प्राइमरी डीलर कौन बन सकता है? तो 3 तरीके की चीज़ें प्राइमरी डीलर बन सकती हैं। एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक की सब्सिडरी हो सकती है। दूसरा कोई विदेशी कंपनी की सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर हो सकता है और तीसरा कोई कंपनी हो सकती है जो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत बनी हो, लेकिन वो इन दोनों में से कोई ना हो, ठीक है। उसके बाद में कोई भी एप्लीकेंट अगर प्राइमरी डीलर बनना चाहता है तो उसको रजिस्टर करना चाहिए पहले एनबीएफसी के तौर पर 1 साल पहले, एटलीस्ट 1 ईयर प्रायर वो एनबीएफसी बने एंड देन ही कैन गो फॉर अप्लाइंग प्राइमरी डीलर, ठीक है। अब प्राइमरी डीलर बनाना है या नहीं बनाना है ये आरबीआई डिसाइड करेगा। इन चीज़ों के आधार पर मार्केट में इसकी नीड है या नहीं है, क्या एप्लीकेंट ठीक है या नहीं है, क्या वैल्यू एडिशन करेगा या नहीं करेगा। रोल एंड फंक्शन की बात करें तो प्राइमरी डीलर क्या करता है? तो रोल के तौर पर प्राइमरी डीलर जो है वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बिडिंग प्रक्रिया में शामिल होता है। अंडरराइटिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। ये फर्म को ऑफर करता है बाई और सेल का रेट। प्राइमरी डीलर ऑफर करेंगे कि हम कितने में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेंगे, कितने में बेचेंगे और सेकेंडरी डेट मार्केट के डेवलपमेंट में भी मदद करता है। प्राइमरी डीलर 2 तरीके के होते हैं, बैंक प्राइमरी डीलर, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर। बैंक प्राइमरी डीलर वो होते हैं जहाँ पर किसी बैंक के अंदर एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है जो कि प्राइमरी डीलर का काम करता है, तो उसे बैंक प्राइमरी डीलर कहते हैं। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर एनबीएफसीज होती हैं जो सिर्फ प्राइमरी डीलर का काम करती हैं। मोस्ट ऑफ द प्राइमरी डीलर जो है अ, जो बने हैं वो शेड्यूल कमर्शियल द्वारा बैंकों द्वारा शुरू किए गए हैं और ये सभी के सभी एनबीएफसी के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो 7 जो है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं और 14 बैंक प्राइमरी डीलर हैं। प्राइमरी डीलर्स का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब हम लास्ट टॉपिक लेंगे, फिम्डा। क्या है सर ये? फिम्डा, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। FIMDA is the self-regulatory organization associated with the fixed income and derivative market in India। तो हमारी फिक्स इनकम मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट से जुड़ी हुई एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है FIMDA। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर्स एंड इज अ वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन फॉर द बॉन्ड, मनी एंड डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। तो ये जो है एसोसिएशन है कमर्शियल बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, प्राइमरी डीलर्स का
और ये साथ ही साथ में वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूट जो बॉन्ड को, मनी को और डेरिवेटिव मार्केट को मैनेज करता है। ठीक है? मतलब यहाँ पर फिम्डा में कौन-कौन आता है? कमर्शियल बैंक्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, प्राइमरी डीलर्स आते हैं और साथ ही साथ में ये वॉलंटरी होता है, ध्यान दीजिएगा, कंपल्सरी नहीं है, वॉलंटरी है, सेल्फ रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूशन है किसके लिए? बॉन्ड्स के लिए, मनी मार्केट के लिए और डेरिवेटिव मार्केट्स के, ठीक है? अब रोल की बात करेंगे, तो फिम्डा का क्या रोल होता है? टू फंक्शन एज द प्रिंसिपल इंटरफेस विद द रेगुलेटर्स ऑन वेरियस इश्यूज दैट इम्पैक्ट द फंक्शन ऑफ दीज मार्केट। तो ये बोलते हैं कि मतलब भई यहाँ कमर्शियल बैंक हैं, फाइनेंशियल मार इंस्टीट्यूशन है, प्राइमरी डीलर्स हैं, बॉन्ड है, मनी मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है, फिक्स्ड इनकम मार्केट है। तो इन सभी मार्केट के जो रेगुलेटर हैं, जितने भी रेगुलेटर हैं, उन सब के साथ में प्रिंसिपल इंटरफेस का काम करता है। मुख्य अ, इंटरफेस बन जाता है ये, ताकि अगर इन मतलब ये जो भी रेगुलेटर हैं, इनके जो भी इश्यूज़ हैं, उनका प्रभाव यदि जो है मार्केट की फंक्शनिंग पे पड़ता है, तो उसको रिज़ॉल्व करने में प्रिंसिपल इंटरफेस के तौर पर फिम्डा काम में आता है। टू अंडरटेक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ बेंचमार्क रेट एंड न्यू डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो फिम्डा का ये भी जिम्मेदारी होती है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में भाग ले, जैसे नए बेंचमार्क रेट अगर मार्केट में लाने हैं, फिम्डा हेल्प करेगा। नए डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट मार्केट में लाने हैं, फिम्डा यहाँ पर हेल्प करेगा। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सपोर्ट टू डीलर्स एंड सपोर्ट पर्सनल एट मेंबर इंस्टीट्यूशन। तो अब हम रोल ऑफ फिम्डा की अगर बात करेंगे, ठीक है, फिम्डा क्या-क्या करता है? तो भई ये प्रिंसिपल इंटरफ़ेस का काम करता है। जो भी ये मार्केट है, बॉन्ड मार्केट, मनी मार्केट, सॉरी फिक्स्ड इनकम मार्केट, मनी मार्केट और आपका डेरिवेटिव मार्केट, तो उन सभी मार्केट के जो रेगुलेटर होते हैं, उनके लिए एक प्रिंसिपल इंटरफ़ेस का ये काम करता है। जो भी मुद्दे होते हैं, उन सब के साथ बैठ कर के ये सुलझाता है। इसके अलावा ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करता है। डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ जैसे अगर कोई नया बेंचमार्क रेट आना है मार्केट में, जैसे लिबोर, मिबोर वगैरह है उस तरीके का, और उसके बाद में नए डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट आना है, तो उसका भी काम फिम्डा देखता है। इसके अलावा ये डीलर्स जो होते हैं उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में मदद करता है, साथ ही साथ जो भी मेंबर इंस्टीट्यूशन है, बैंक वगैरह हैं, उनके पर्सनल यानी एम्प्लॉयी को भी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करता है। टू अडॉप्ट एंड डेवलप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट इन द अबव फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज। ये भी क्या करता है? भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस डेवलप करके लेकर आता है। मार्केट में हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस को फॉलो करें, इस चीज़ को अडॉप्ट करने और डेवलप करने में वो मदद करता है। टू डिवाइस स्टैंडर्डाइज़ बेस्ट मार्केट प्रैक्टिसेस। बेस्ट मार्केट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं? उसका स्टैंडर्डाइजेशन करने में मदद करता है। टू फंक्शन एज एन आर्बिट्रेटर फॉर डिस्प्यूट इफ एनी बिटवीन अगर मेंबर इंस्टीट्यूशंस के बीच में कोई विवाद हो जाता है, तो बिचौलिया क्या मतलब आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ का ये काम करता है। बिचौलिया सब ठीक नहीं, मध्यस्थ का काम करता है। टू डेवलप स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, मतलब डॉक्यूमेंटेशन कैसे की जानी चाहिए, स्टैंडर्डाइज क्या रहेगा, उसके बारे में भी ये काम करता है। टू एज्यूम एनी अदर रिलेवेंट रोल फैसिलिटेटिंग स्मूथ एंड ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ सेड मार्केट। जो भी मार्केट है वो स्मूथली फंक्शन कर सके, तो उसके लिए जो भी रिलेवेंट रोल है उसको भी अदा करता है। तो ठीक है, हमने यहाँ पर बात करी फिम्डा के बारे में। फिम्डा जो है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट, यानी फिक्स्ड इनकम मार्केट, मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट, 3 मार्केट का बॉस है एक तरीके से। फिम्डा एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो फिक्स्ड इनकम और डेरिवेटिव मार्केट को मैनेज करता है। इसमें कमर्शियल बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइमरी डीलर्स वगैरह होते हैं और ये वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है बॉन्ड, मनी और डेरिवेटिव मार्केट का। फिम्डा का रोल में बात करें तो प्रिंसिपल इंटरफेस का काम करता है रेगुलेटर्स के बीच। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में भाग लेता है, बेंचमार्क रेट नए लेकर आने हैं या फिर जो है या फिर नए डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट लाने हैं, तो उसमें भी फिम्डा का रोल रहता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का सपोर्ट देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना डीलर्स को भी, बैंकों को भी, जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने में मदद करना, डेवलप करने में मदद करना, ठीक है? स्टैंडर्डाइज़ बेस्ट मार्केट प्रैक्टिसेस को डेवलप करना, डिवाइस करना। कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो मध्यस्थ का काम करना। स्टैंडर्डाइज़ सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का डेवलपमेंट में भी ये मदद करता है। इसके अलावा भी अगर कोई ज़रूरत है किसी और तरीके के रोल की इन मार्केट के ऑर्डरली फंक्शन के लिए, तो उस काम को भी ये अच्छे से निभाता है कौन? फिम्डा। फिम्डा एक तरीके से सेल्फ खुद को रेगुलेट करने वाला ऑर्गेनाइज़ेशन है और ये मनी मार्केट, फिक्स्ड इनकम मार्केट और बॉन्ड वगैरह इन सभी मार्केट को रेगुलेट करता है। ठीक है मैम? तो बस यहीं पर बात खत्म होती है।